मुद्दा ये नहीं है कि ईरान इजराइल में जीत किसकी होगी, मुद्दा ये है कि जब इनको मालूम था कि इन शक्तियों के आगे बहुत कमजोर हैं, इनकी तकनीक के आगे बहुत छोटे हैं, इसके बावजूद भी बहादुरी के साथ इनका सामना किया। ये मुद्दे की बात है कि शेर दिल थे इसलिए लड़ गए, कमजोर होते तो कंप्रोमाइज कर लेते। ऑयल चेक पॉइंट के नाम से जाने वाली हार्मुज जल संधि को ईरान ने ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया है। उसने अपना जियोपॉलिटिकल वेपन यूज किया है। अब देखते हैं कि क्या धमाका होने वाला है। और इतना नहीं, ईरान पूरी दुनिया में अलग थलग है। रूस और चाइना भी दिखावे के लिए इनके साथ है, भारत भी सिर्फ सहानुभूति दे रहा है। ईरान के राजदूत आमिर सईद इरावानी यूनाइटेड नेशन के मंच से खड़े होकर यह दावा कर रहे हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, पूरी गलती तो इजराइल की है, क्योंकि पहला अटैक इजराइल ने ही किया है, बाद में अमेरिका ने इसमें अपनी टांग फंसा दी। और हमारे ऊपर अटैक क्यों किया गया? सिर्फ शंका के आधार पर। भाई, हम परमाणु परीक्षण अगर करने जा रहे थे तो उसके लिए बातचीत हो रही थी ना दुनिया के अन्य देशों के साथ। और ओमान के विदेश मंत्री का यह बयान इस बात की पुष्टि करता है, सुनिए। I am asking to continue this process because we have already achieved quite a substantial progress in the direction of a deal. And मंत्री जी कह रहे हैं कि बस बातचीत होने ही वाली थी। अब जब बातचीत होने ही वाली थी तो फिर ऐसा अचानक क्या हुआ कि अटैक कर दिया गया ईरान के ऊपर, वो भी ऐसा अटैक कि उनके तुमने सुप्रीम लीडर को मार डाला। और इतना ही नहीं, तुमने ईरान की टॉप लीडरशिप को भी मरवा दिया। तो ईरान का इस प्रकार से रिएक्ट करना तो स्वाभाविक था, मरता क्या ना करता। इसलिए ईरान अपने पूरे पोटेंशियल के साथ इस युद्ध में उतरा है, और उसका पोटेंशियल है गुरिल्ला युद्ध। उसने डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम एक्टिव कर दिया है, पड़ोसी अरब कंट्रीज के ऊपर अपने अटैक कर दिया है। और अटैक करने के पीछे की उसकी रणनीति बहुत पहले की थी। यहाँ हार्मुज जल संधि है, कुछ कंट्री जैसे यूएई का शहर दुबई जो पर्यटन के लिए प्रसिद्ध है, ये अगर डिस्टर्ब होगा, पूरी दुनिया का यहाँ ध्यान आकर्षित होगा, तो वो दुनिया वाले इजराइल और यूएसए के ऊपर दबाव बनाएंगे। और वैसा ही हुआ। जैसे ही हार्मुज जल संधि डिस्टर्ब हुई तो जो बीमा करने वाली कंपनियां, उन्होंने बीमा लेने से मना कर दिया, भैया इतना हम नुकसान नहीं झेल पाएंगे। तो बाकी सभी जो कार्गो शिप थी वो वहीं रुक गई, सप्लाई रुक गई, दुनिया के देश परेशान होने लगे। जब उसे समझ में आ गया कि परेशान होने लगे, तब ईरान ने अपना जियोपॉलिटिकल वेपन यूज किया और इस हार्मुज जल संधि को ऑफिशियली ब्लॉक कर दिया। दुनिया भर में हो हल्ला मच रहा है। अब दबाव तो डाला जाएगा। अब ये युद्ध कितना लंबा जाएगा, जितना लंबा जाएगा उतना लंबा नुकसान होगा। पर ईरान कमर कस के बैठा है। उसे मालूम है कि क्या करना है, उसकी ताकत उसे मालूम है कि मेरी ताकत बैलिस्टिक मिसाइल है, सुपरसोनिक मिसाइल है और इस प्रकार के ड्रोन हैं। ये लाखों में आते हैं और जो सिस्टम इनको बचा रहा है वो करोड़ों में आता है। उदाहरण के तौर पर जैसे एंटी मिसाइल सिस्टम, ये शॉर्ट रेंज के लिए इसका नाम पैट्रियट है, ये लॉन्ग रेंज के लिए इसका नाम थार्ड है। ये सिस्टम अमेरिका का है और अमेरिका के द्वारा ही खाड़ी देशों में लगाया गया है। पर समस्या ये है कि जब ये आने वाली मिसाइल ड्रोन को रोकते हैं तो कम से कम 2 मिसाइल खत्म हो जाती हैं। संख्या बहुत कम है, जैसे यूएई के पास 1000 बचे हैं, कुवैत के पास 500 बचे हैं। और ड्रोन जो हैं वो उसके पास अनलिमिटेड हैं, वो जितना चाहे उतना फेंकेगा। ये बहुत कीमती हैं, करोड़ों में है, ये सस्ता है, लाखों में है। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो समस्या भविष्य में क्रिएट हो रही है। अमेरिका ने दक्षिण कोरिया के जो इस प्रकार के एंटी मिसाइल सिस्टम है उनको खाड़ी देश में लाने का प्रयास किया है। ऐसा लग रहा है अमेरिका ने खाड़ी देशों को जैसे धोखा दिया था वैसे ही अब कोरिया को धोखा देने की तैयारी कर रहा है। और अमेरिका ने यह भी स्वीकार किया कि हमारे पास कमी है, लेकिन बाद में कह रहा है कि नहीं, हम सप्लाई पूरी कर लेंगे। तो कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है कि पलड़ा ईरान का भारी होता जा रहा है। लेकिन वो बात अलग है कि अमेरिका ने ईरान को सबक सिखाने के लिए अपने 2 बड़े दैत आरफोर्ड और अब्राहम लिंकन को उतार दिया है ईरान पर फतेह हासिल करने के लिए। लेकिन दिल्ली अभी दूर है और ये मैसेज बता रहा है कि अंदर से अमेरिका के राष्ट्रपति थोड़े से घबराए हुए हैं, क्योंकि ईरान कमजोर हासिल होता हुआ नहीं दिख रहा है। ईरान का डिसेंट्रलाइज पॉलिसी उनको और ज़्यादा परेशान करेगा, युद्ध और लंबे समय तक जाने की संभावना है। मैं तो अमेरिका के राष्ट्रपति से इतना कहूँगा कि वही वाली आके गप मार दो ना पब्लिक के सामने, जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को किडनैप करते समय मारी थी कि हमारे पास सुपर वेपन है। अरे लगा दो, खत्म करो ये ड्रामा, एक दिन ही खत्म हो जाए। पर ऐसा हो नहीं पा रहा है क्योंकि कच्चे खिलाड़ी के रूप में दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ट्रम्प। इजराइल और यूएसए दोनों मिलकर ईरान को उतना परेशान नहीं कर पाए जितना होना चाहिए था, जबकि उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो गई है। हालांकि इजराइल भी कम नहीं है। इजराइल ने इस युद्ध को जीतने के लिए तकनीक में सेंधमारी भी की। जी हाँ, इजराइल ने उस एप्लीकेशन को हथियार बनाया जो ईरान के लोग नमाज के लिए उपयोग करते थे। नमाज कितने बजे होनी है उसका नोटिफिकेशन इस एप्लीकेशन पर आता था।
अचानक नमाज से पहले या बे टाइम एप्लीकेशन पर एक साथ मैसेज आए ईरान के लगभग सभी लोगों के पास जो इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे थे, जिसमें ब्रेन वॉश करने वाला मैसेज था, जिसमें लिखा था मदद आ गई है, अब तुम्हें आज़ादी मिल जाएगी, तुम्हारे सुप्रीम लीडर जो तुम्हारे ऊपर तानाशाही कर रहे हैं, तुम्हारी जो सेना जो तुम्हारे ऊपर तानाशाही कर रही है, अब आज़ादी का समय है, हमारा साथ दीजिए। इस प्रकार के मैसेज थे जो जनता को कन्विंस करने के लिए कि यदि तुम्हारे ऊपर अटैक होता है तो इसे अपने ऊपर अटैक ना समझते हुए अपने सुप्रीम लीडर के ऊपर या सेना के ऊपर अटैक समझा जाए। शायद इसीलिए जब खैमनी मारा गया तो ईरान की एक अधिकांश जनसंख्या ने सेलिब्रेशन किया। तो ये दर्शाता है कि खैमनी के तानाशाह रवैये से ईरान की आधी जनता खुश नहीं थी। बस इसी इमोशन को आड़ बनाकर इजराइल अमेरिका ने यह दावा किया कि हम शांति स्थापित करना चाहते हैं, इसीलिए हमने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया कि कल को अगर ये परमाणु बम बना ले तो और ज्यादा ये अशांति फैला सकता है। पर मैंने कहा ना कि युद्ध में दावे ऐसे ही किए जाते हैं, हकीकत एकदम अलग है। आज हकीकत ईरान के साथ ये है कि पूरी दुनिया में ईरान एकदम अलग थलग पड़ गया है। रशिया और चीन दिखावटी रूप में उसके साथ हैं, क्योंकि रूस तो पहले ही यूक्रेन के साथ युद्ध लड़ रहा है। चाइना सिर्फ ट्वीट करके बोल रहा है कि हम शांति चाहते हैं, भारत ने भी यही कहा है हम शांति चाहते हैं। अब जो शांति चाहते हैं वो युद्ध में तो कूदेंगे नहीं, तो इस हिसाब से ईरान अलग थलग पड़ गया है। अगर देखा जाए तो ईरान के साथ कोई भी देश नहीं खड़ा है। हाँ, जो प्रॉक्सी वार करने वाले संगठन हैं वो जरूर अब ईरान के साथ हाथ से हाथ मिलाकर लड़ने वाले हैं, लेकिन ये तो आतंकवादी संगठन है। तो इस हिसाब से ईरान कैसे जस्टिफाई करेगा कि इन आतंकवादी संगठनों का सहारा क्यों ले रहे हो? इसीलिए अमेरिका इजराइल को एक बहाना और मिल गया इस युद्ध को कंटिन्यू करने का। हालांकि इजराइल अमेरिका ने कहा है कि एंडलेस युद्ध नहीं है ये, इसका बहुत जल्द रिजल्ट आएगा। अब बहुत जल्द कितनी जल्द आएगा वो तो रशिया और यूक्रेन के युद्ध से हम देख ही चुके हैं। अगर लंबा युद्ध खिंच गया तो खाड़ी देश हैं, तेल की समस्याएं उत्पन्न होंगी और तेल से तो इन्फ्लेशन सीधा रिलेट करता है, और यूरोप में तो 50% हाइक कर गई रातों रात। तो जिनके पास भंडार कम है उनको चिंता करने की जरूरत है। भारत भी उसी कैटेगरी में है, इसीलिए इस युद्ध से भारत को चिंता होनी चाहिए कि अगर ये लंबा खिंच गया तो हमारे पास विकल्प क्या है। चुप रहने से समाधान नहीं निकलेगा, अपनी समस्या है तो उसके लिए आवाज उठानी पड़ेगी। कहीं तो आवाज उठाकर देखो, कुछ तो फर्क पड़ेगा यार। लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। वो जितने भी बुड्ढे हैं ना, ये सब के सब सठिया गए हैं। सबके अंदर एक हनक सवार है कि इनके बाद जो आगे आने वाली पीढ़ी है इसको आग में झोंक कर ही जाएंगे हम लोग, तभी हमारा पिंडदान करना, उससे पहले नहीं। इसीलिए युद्ध जीतने के लिए जितने दावे किए जा सकते हैं करो। जैसे अमेरिका दावा कर रहा है कि हमने IRGC के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया है, वहीं ईरान दावा कर रहा है कि हमने इजराइल के प्रधानमंत्री के ऑफिस पे अटैक करके उन्हें मार डाला है। इजराइल कह रहा है कि भैया ये सब झूठी बातें हैं, दे दावे पे दावे। हकीकत बहुत अलग है। हकीकत ये है कि ये रंगा बिल्ला है गुंडे, और इस छोटे वाले के ऊपर तो वारंट भी निकला हुआ है। दिन दहाड़े गुंडियाई कर रहे हैं पूरी दुनिया पर, और गुंडियाई ऐसी वैसी नहीं। इनका मर्जी है तो किसी घर में घुस के किडनैप कर लें, अगर मर्जी हुई तो किसी से भी ये फिरौती मांग लें, और अगर दिमाग सनक गया तो घर में घुस के किसी को मार भी सकते हैं। और ये हकीकत है, क्योंकि इन लोगों ने ईरान के टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया है। और ये इस बात का प्रूफ है कि अब ईरान में डिसेंट्रलाइज्ड मोज़ैक डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है, जो ये बताता है कि ये युद्ध बहुत लंबा चलने वाला है। और इस युद्ध के पीछे हकीकत ये नहीं है कि इन्हें लोकतंत्र स्थापित करना था। अगर लोकतंत्र स्थापित करने का इतना ही कीड़ा है तो रंगा बिल्ला के पास चले जाओ एक बार तुम। यहाँ पर भी तो लोकतंत्र नहीं है हिम्मत इनके यहाँ लोकतंत्र स्थापित करने के लिए। ये गुच्चू बुच्चू को मारकर तुम सीरिया इत्यादि को डिस्टर्ब करके सोचते हो कि हम यहाँ लोकतंत्र स्थापित कर देंगे। नहीं, लोकतंत्र के बदले वहां आतंकवादी संगठन तुम बना रहे हो, वो इसलिए जिससे तुम्हारे हथियार बिक पाए। हकीकत है कि धंधा करना चाह रहे हो, तो वहां पर शांति स्थापित नहीं करना चाहते। और हकीकत ये भी नहीं है कि ये जो हमले होते हैं वो ह्यूमैनिटी की रक्षा के लिए होते हैं। तो अगर ह्यूमैनिटी के लिए कर रहे हो तो अमेरिका से मैं पूछना चाहता हूं कि द्वितीय विश्व युद्ध जब लगभग समाप्त हो गया था तो फिर जापान पे परमाणु बम गिराकर मासूमों को क्यों मारा था? ह्यूमैनिटी की बात करते हो और उन्हीं की हत्या करके तुम उन्हीं को बचाने की बात कर रहे हो। इजराइल से पूछना चाह रहा हूं कि ह्यूमैनिटी की अगर बचाने की बात कर रहे हो तो गाजा पे ये दिन दहाड़े अटैक क्यों किए गए? माना वहां हमास है, हिजबुल्लाह है, पर केवल आतंकवादी तो नहीं है, बच्चे भी थे। और ईरान से पूछना चाह रहा हूं कि अगर तुम दीन की रक्षा करना चाहते हो, तुम चाहते हो कि ह्यूमैनिटी की रक्षा हो, तो हिजबुल्लाह हमास है, इनका संरक्षण क्यों ले रहे हो? इनका साथ क्यों ले रहे हो? ये तो खुलेआम आतंकवादी हैं, ये तो इंसानियत के दुश्मन हैं। तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि हकीकत क्या है। हकीकत वो नहीं जो हमें दिखाया जा रहा है। ये जो युद्ध हो रहे हैं, सभी पक्ष बता रहे हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए युद्ध हो रहा है, लोकतंत्र स्थापित करने के लिए युद्ध हो रहा है, शांति के लिए युद्ध हो रहा है। अरे गलत, ये सब खोखले दावे हैं। हकीकत ये है कि जितने भी पक्ष युद्ध कर रहे हैं सभी के हाथ तेल में सने हुए हैं।
कहानी होती है खून में सने हुए, पर खून इसीलिए नहीं ले रहा हूं क्योंकि आम जनता की खून की कीमत है ही क्या। खून सस्ता है, तेल महंगा है, इसीलिए हाथ तेल में सने हुए हैं, क्योंकि ये युद्ध केवल और केवल व्यापार और फायदे के लिए किए जा रहे हैं। पूरी दुनिया में 3 ऐसे व्यापार हैं जो मोटा पैसा कमा के देते हैं, जिसमें हथियार है, पर्यटन है और तेल गैस का धंधा है। इस युद्ध में इन तीनों व्यापार को टारगेट किया गया है। सबसे पहले हथियार का खेल समझो। जब युद्ध होते हैं तो हथियारों की नुमाइश होती है कि इस देश का ये वाला प्लेन है, इस देश की ये वाली मिसाइल है, इस देश का ये ड्रोन है, और इनको बनाने वाली कंपनियां शेयर मार्केट में लिस्टेड होती हैं। और जो जितना अच्छा परफॉर्म करेगा उतना ज़्यादा दूसरे देश उसकी बिक्री करेंगे, सामान बनेगा तो उसके शेयर की कीमत बढ़ेगी, तो शेयर मार्केट में निवेशकों की संख्या बढ़ जाएगी। तो पूरा खेल पैसे के इर्द गिर्द ही तो है। पर कभी कभी उल्टा हो जाता है कि नुमाइश करने गए थे, जैसे अमेरिका गया F-15 की नुमाइश करने के लिए, लेकिन मार गिराया गया। अब अमेरिका के जहाज तो ना गिरे हैं, उसके शेयर नीचे गिरे हैं, तो इससे कंपनी की बदनामी होगी, पैसे कमी होगी और डमाडोल हो सकता है। तो ऐसे में काउंटर करने का प्रयास करेंगे। अमेरिका के सेंट्रल कमांड ने कहा है कि ये जो 3 प्लेन गिरे ना, ये ईरान ने नहीं गिराए हैं, ये तो हमने आपस में ही क्रैश कर लिए हैं। मतलब जो कुवैत है वो फ्रेंडली फायर कर रहा था तो उसने गिरा दिया। अब इनसे इतना पूछो बस, इन पैसे खोरों से, कि जिनसे तुम्हारा युद्ध हो रहा है ईरान, वो तो बेचारे बैलिस्टिक मिसाइल चला रहे हैं, उनके पास तो इस प्रकार के फाइटर प्लेन है ही नहीं है जो तुम्हारा सामना कर पाए। तो कुवैत को इतनी नहीं जानकारी थी कि या तो इजराइल का होगा या अमेरिका का होगा, या कुवैत वाले जो तुम्हारे दोस्त हैं इस युद्ध में ऐसे खेल रहे हैं जैसे कोई वीडियो गेम चला रहा हो, लीवर ही कंट्रोल में ना हो, जो भी दिखे उड़ा दो, ऐसा चल रहा था क्या। अपनी ही मजाक उड़वा रहा है अमेरिका कि हमने अपने ही प्लेन को खुद क्रैश करवा लिया। ये एक प्लेन जो 880 करोड़ का है तुम खुद ही क्रैश करवा लोगे, सिर्फ दबाने के लिए कि जो प्लेन गिरा है ये एक्चुअली हमारा शेयर मार्केट नीचे ना गिर जाए। जो क्रैश हुए हैं वो हमारे प्लेन क्रैश हुए हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इस युद्ध में हथियारों की नुमाइश हो रही है। तो युद्ध इसीलिए होते हैं कि हथियारों की नुमाइश हो, क्योंकि पूरी दुनिया में धंधा ही हथियार का है। खासकर अमेरिका इस मामले में टॉप पर है, तो वो नहीं चाहेगा कि इस प्रकार के हथियारों की नुमाइश कम हो या बिक्री कम हो। युद्ध होगा तो बिक्री होगी। इसीलिए अमेरिका लोकतंत्र के नाम पर या शांति के नाम पर इस प्रकार के युद्ध करवा रहा है, जिसकी आड़ में वो अपने हथियारों को बेच पाए। पर बेचारा उसमें भी तो नाकाम नहीं हुआ, क्रैश हो गए। ठीक इसी प्रकार से अमेरिका की ये इच्छा है कि इस युद्ध के माध्यम से जो खाड़ी देशों का तेल निर्यात आयात होता है उसके चक्रीय क्रम को तोड़ दिया जाए, क्योंकि उसने वेनेजुएला पे कब्जा कर लिया है। वो चाह रहा है पूरी दुनिया में हम ही तेल सप्लाई करें। इसीलिए उसने भारत पर भी दबाव डाला था कि रूस से तेल नहीं खरीदोगे, नहीं तो हम टैरिफ बढ़ा देंगे, हमसे खरीदो। अब उसने एक नया क्षेत्र कब्जा कर लिया वेनेजुएला। अब वो चाहता है कि जो उसका कंपटीटर है, जहां से दूसरा तेल आता है खाड़ी देश, अगर वहां अशांति फैला दें तो केवल हमसे ही तेल खरीदा जाएगा, और जो लोग रशिया से तेल खरीदने जा रहे हैं उनके ऊपर तो हम पाबंदी लगा देंगे, तो हमारी डर की वजह से वहां से खरीदेंगे नहीं, तो हम अकेले बादशाह होंगे जो तेल को बेच पाएंगे। तो इस प्रकार से वो हथियारों की भी नुमाइश कर रहा है शांति की आड़ में, तेल भी बेच रहा है लोकतंत्र स्थापित करने की आड़ में। वो अपना फायदा निकाल रहा है और दुनिया के सभी देश इस खेल को देख रहे हैं, चुप बैठे हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा है। और मैं तो कहता हूँ तेल चाहिए तो बोलना पड़ेगा, नहीं तो देखो ईरान ने क्या हालत कर दी है। अरब की अरामको तेल रिफाइनरी 5.5 लाख बैरल उत्पादन करती है, बंद है अभी। सोचो कितना तेल संकट होने वाला है। इसी प्रकार से ओमान के तट पर इंडियन ऑयल का एक टैंकर ब्लास्ट कर दिया, उसमें एक भारतीय की मौत भी हुई है। इसी प्रकार से कतर का जो नेचुरल गैस वाला प्लांट है वो भी बंद कर दिया गया है। इसी प्रकार रस लफास कतर का भी जो GSC है वो भी बंद कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर जो तेल का उत्पादन हो रहा है वो बंद हो रहे हैं। जो सप्लाई कर रहा था कौन, हार्मुज जल संधि, वो बंद हो रहा है। तो दुनिया में तेल का संकट आने वाला है, बोलना पड़ेगा, नहीं बोलोगे तो मरोगे। और तीसरा नुकसान हो रहा है उन देशों को जो इसमें इन्वॉल्व ही नहीं थे, जैसे UAE का दुबई दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर माना जाता है, दूसरा भारत माना जाता है, या मैंने सेकंड होम मानते हैं उसको। लोग वहाँ जाके रहते हैं, भारतीय कई सारे काम कर रहे हैं वहाँ पर, और वहाँ के लोग जानते भी हैं भारत को, क्योंकि लेबर भी है और वहाँ पर कई निवेशक भी हैं। लोग टूरिस्ट करने के लिए भी जाते हैं और टूरिज्म के तौर पर डेवलप भी किया गया है। और वहाँ पर ईरान ने अटैक कर दिया है। ईरान ने वहाँ इसलिए अटैक नहीं किया कि सिविलियंस को मारना था। ईरान का ये उद्देश्य था कि जो हार्मुज जल संधि है उसके आसपास UAE है, कुवैत है, बहरीन है, इनके ऊपर अटैक करेंगे तो ऑयल की सप्लाई रुक जाएगी। तो दुनिया के सभी देशों का इस ओर ध्यान केंद्रित होगा, क्योंकि जैसे यूरोप में 50% तेल का इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो वो जरूर आएंगे, भैया ये खाली करो, क्या कर रहे हो, हमारे यहाँ स्थिति बिगड़ने वाली है। तो शायद वो पक्ष या विपक्ष में कुछ तो आकर बोलना पड़ेगा। जो अभी चुप है उनको बोलने के लिए एक ड्रामा किया गया है। तो ईरान की जो चाल है वो सिर्फ इसलिए कि दुनिया उसके साथ खड़ी हो, वो दिखा पाए कि अमेरिका और इजराइल किस प्रकार से दादागिरी कर रहे हैं। पर दिक्कत है कि इजराइल और अमेरिका से बोले कौन।
गुंडे हैं वो। बाकी दुबई में जो लोग भारतीय हैं उन सबसे कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिएगा, सुरक्षित रहिएगा। निश्चित तौर पर भारत सरकार आपकी मदद करेगी। वहाँ अगर समस्या है तो आपको भारत लाया जाएगा। सरकार पूरी तरह से प्रयासरत है। वहीं दुबई प्रशासन से ये कहूँगा कि भाई तुम बुला लेते हो तो केवल चमक दमक पे ही पैसा खर्च क्यों कर रहे हो? सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम करो मेरे भाई। इस प्रकार से कोई भी तुम्हारे ऊपर मिसाइल गिरा देकर तो हम धूप ले रहे हैं, मालूम चला हमारी छाती के ऊपर मिसाइल गिर गया है। तो दुनिया के सबसे सुरक्षित शहरों में अगर माना जाता है तो वो दिखाना भी चाहिए कि तुमने भी मोदी जी की तरह केवल प्रचार प्रसार में पैसा खर्च कर दिया है। ऐसा ना करो, खोखला दिखावा मत करो, नहीं तो कोई ऐसे ही आधी रात को आएगा, गिराएगा, तुम्हारा टावर गिर जाएगा। समझो इस चीज़ के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।